Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थियरिस्ट्स को, यानी सिद्धांतकार, जिसमें पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगॉस्की हैं, नॉम चॉम्स्की हैं, कुछ स्किनर से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं कुछ 31-32 के अराउंड, और समझेंगे। पियाजे पे फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे शायद 3 क्वेश्चन सिर्फ एक सेट में सीडीपी में ही पियाजे से पूछ लिए गए हैं, तो ज़रूरी है कि हम अच्छे से समझें चीज़ों को। इसके अलावा वाइगॉस्की का सेशन मैं अलग से ले चुकी हूँ, इसलिए वाइगॉस्की का सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि बस आपको रिमाइंड कराया जा सके कि वाइगॉस्की क्या पूछते हैं, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश की है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऑप्शंस को ट्वीक किया है, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ही वाइगॉस्की पे है, उसके बाद पियाजे से ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोहलबर्ग से, चॉम्स्की से, कुछ लास्ट में स्किनर से भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं क्योंकि पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे कि आपको बाकी पीडीएफ भी मिल ही गए हैं। स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हल्के में नहीं लेना, नहीं तो गलती होने की संभावना पूरी है। देखिएगा एक बार, आसान क्वेश्चन है बट ऑप्शन की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, फटाफट से बताएंगे कमेंट करके कि सेशन ठीक चल रहा है, आवाज़ सब ठीक है, ओके है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या तो नेटवर्क का कुछ तो नाटक रहता है कि अटकती है वीडियो एट टाइम्स। चलिए फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करें, एक मिनट रुकना यार, इतने आप जवाब दीजिए पोल में। 73% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप लोग, बहुत चालाक हो रहे हो। हाँ, एकदम से सही जवाब दे देते हो, मुझे लगा थोड़ा भटकोगे। देखना ए ऑप्शन कितने लोगों ने दिया, ए ऑप्शन कितने लोगों ने दिया है एक बार उसको। 20% लोग अभी भी मतलब गलती कर रहे हैं। देख रहे हो, 75% लोग, 77% लोग सही जवाब दे रहे हैं। 19 या 20% लोग ये बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। 20% जो है मुझे दिखा रहा है कि ए ऑप्शन, मतलब कुछ लोग हैं जो पहली नज़र में कंफ्यूज हो जा रहे हैं ऑप्शन को देख करके। वो मैंने जान करके उसको सबसे ऊपर लगाया है, सोशल आइसोलेशन को, क्योंकि जैसे ही हम वाइगॉस्की सुनते हैं और सोशल सुनते हैं हमें लगता है दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन हमें पूरा पढ़ना चाहिए। इसीलिए जो लोग सिर्फ ट्रिक से तैयारी करते हैं वो डूबने की कगार पे पहुंच जाते हैं कई बार। आप ट्रिक तब यूज कीजिए। इसीलिए मैं जो वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं, आप लोग कई दिनों से कह भी रहे हैं, मैं लास्ट में, या मतलब अब लास्ट ही चल रहा है ऑलमोस्ट, पेपर जल्दी ही है, तब डिस्कस करूंगी। उसका रीजन यही है कि अगर हम सिर्फ वर्ड्स, टैग वर्ड्स या क्विक स्कीम्स में चलते हैं कि भैया तुरंत ट्रिक से काम बन जाए, तो उस केस में गड़बड़ भी उतनी जल्दी होती है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है कि पूरी तरह से क्वेश्चन ने पूछा क्या है। चलिए समझते हैं कहां गड़बड़ रही। एज पर लैब वाइगॉस्की, वाइगॉस्की के अनुसार डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमॉन्ग चिल्ड्रन। वाइगॉस्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL का सीधा फंडा आपको बताया हुआ है कि जब वाइगॉस्की की बात आए तो सोसाइटी, कल्चर या लैंग्वेज में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ऑप्शन में, और जो भी मिल जाए आप सही लगा दीजिएगा। लेकिन बिना पढ़े सही नहीं लगाना है कि हमने देखा सोशल वर्ड, ओ वाओ, नहीं, जो 20% लोग कर रहे हैं। सोशल आइसोलेशन, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन था, बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं किए जल्दीबाजी में, जबकि सारे ऑप्शन एक बार नजर जरूर लगानी चाहिए। नजर मार के देख लो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। बेहतर ऑप्शन हो सकता है बट आपको बेस्ट चूज करना है, ठीक है ना। तो ये बेहतर भी नहीं है, ये तो खराब ही ऑप्शन है। ये लैंग्वेज का खेल है। सामाजिक अलगाव लिखा हुआ है, हिंदी में जिन्होंने देखा होगा उनको दिक्कत नहीं हुई होगी। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव नहीं, आइसोलेशन का मतलब है अलग हो गए, आप अकेले रह रहे हो, जबकि सोशल इंटरेक्शन होता, सामाजिक अंतःक्रिया होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। वाइगॉस्की ये बात नहीं करते कि सामाजिक अलगाव कर दो, बच्चे को इंडिविजुअली अलग से पढ़ाओ, उसको ग्रुप में मत सिखाओ। सामाजिक अलगाव नहीं, सोशल आइसोलेशन नहीं, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है ना। टेंजिबल रिवॉर्ड की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे। पीयर कोलैबोरेशन इज द राइट वर्ड, कि जो सहकर्मी सहयोग है या सहपाठी, पीयर कौन होते हैं, जो आपकी एज के बच्चे हैं या आपके दोस्त हैं, आपके बुआ, चाचा, मम्मी, फूफा, फूफी के बच्चे, या फिर आपके दोस्त जो क्लासमेट्स हैं, आपके नेबरहुड में कोई दोस्त है आपका, तो ये सब पीयर्स कहलाते हैं, जो लगभग सेम उम्र के होते हैं और दोस्त होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा उम्र में। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड करिकुलम की तरफ हमें जाना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरफ भी हमें जाना है। तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी जिससे हमारा नंबर जो है चला जाए, जस्ट बिकॉज हमने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर और जवाब दीजिएगा। ये पियाजे से क्वेश्चन है। 4-year-old अपर्णा says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget,
देखिए ये क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना है कि लास्ट में किसके बारे में पूछा है। अगर सेम क्वेश्चन वाइगोस्की के बारे में पूछेगा आंसर बदल जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, कि बच्ची क्या सोचती है। 4 साल की एक बच्ची है अपर्णा, और वो ये सोचती है कि बटन जो है वो अलाइव है, यानी अगर इस शर्ट में या जैकेट में एक बटन लगा हुआ है तो ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये क्या करता है, बांध लेता है, या इसको पकड़ बनाने में या बंद करने में इस जैकेट को हेल्प मिलती है बटन के माध्यम से। तो बटन ये काम करता है, मतलब उसको लग रहा है बटन क्या है, जिंदा है, सजीव है। तो जब बच्चा निर्जीव चीज को सजीव समझेगा, यानी नॉन लिविंग को लिविंग समझने लगे, तो इसको एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि पूछा क्या है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है क्या, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो हायर लेवल है, 11 साल में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। ट्रांसडक्टिव में भी 2 अनरिलेटेड चीजों को जोड़ दिया जाता है। अच्छा मेरी बॉल जो है वो गोल है और चंद्रमा भी गोल लगता है, तो दोनों को जोड़ दिया कि हाँ देखो चंद्रमा मेरी बॉल जैसा है। या फिर मान लीजिए कुछ भी आपके जीवन में, मान लीजिए आपने किसी को बुरा कहा और कल आपको चोट लग गई, आपने मान लिया अरे इसको बुरा कह दिया था इसलिए मुझे चोट लग गई। 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देता है दिमाग। तो ये बहुत अच्छी रीजनिंग नहीं होती है ना। तो ये 2 से 7 वर्ष के बीच में ही होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पारगमनात्मक तर्क कह देते हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो एनिमिस्टिक थिंकिंग या एनिमिज्म जो है वो जीववाद कहलाता है, और एनिमिस्टिक थिंकिंग को हम जीववादी चिंतन कहते हैं। जब आप निर्जीव को सजीव कहते हैं और सजीव को निर्जीव मानने लगते हैं। जब बच्चे को ये लगे कि इस टेबल को भी चोट लगी होगी अगर ये टेबल गिरी है, तो वो होता है ना, जब बच्चा चलता है या कुछ, तो मान लो गिर गया वो, तो वो रोने लगा। छोटा बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की उम्र में है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो 2 से 7 में क्या होगा, हम कहते हैं जमीन पे थोड़ा सा 2 थप्पड़ लगा के अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मतलब उसको लग रहा है निर्जीव चीज में भी जान है, इस टेबल को भी चोट लग रही होगी, है ना। इस पेन को, अगर ये पेन गिर गया तो पेन को चोट लग गई। जैसे आप में से कई लोग अभी भी जिनका फोन गिर जाता होगा, उनको ऐसा दर्द होता होगा जैसे फोन को सच में चोट लगी है, इसने कुछ महसूस किया होगा, जबकि ये निर्जीव है, महसूस तो नहीं किया होगा, बेशक टूट जाए, है ना। तो जब हम नॉन लिविंग को लिविंग मानते हैं जिस स्टेज में, तो हम जीववादी चिंतन कर रहे होते हैं। सेंट्रेशन यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि सेंट्रेशन में सिर्फ एक पहलू पे ही आपका ध्यान होता है। उस पर भी अभी हम आएंगे। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है पियाजे का, जिसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और समझिए। अब इसमें यहां अपर्णा ने बटन की बात कही थी, कोई और कुछ और एग्जाम्पल दे सकता है, टेबल से लेके किसी भी नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी? ईवीएस की क्लास के लिए यार प्रीवियस प्लेलिस्ट देख लो, 1-2 सेशन में ले लूंगी, फिर भी डोंट वरी। देखिएगा, सी ऑप्शन 45% लोग कह रहे हैं। सीमा, a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? यानी कि 5 साल की सीमा को यह यकीन है कि मिट्टी की एक गेंद को, जो मिट्टी क्ले मिट्टी होती है ना, उसको चेंज कर दिया, आटे की बॉल मान लो, उसको आपने एक बड़ी लंबी सी शेप दे दी, एक रोल बना दिया। तो जब आपने उसको सांप में बदल दिया, एक बॉल को आटे की बॉल या क्ले मिट्टी की, तो उसके अनुसार उसके चिंतन, अब उसको लग रहा है कि ये जो इस मिट्टी से जो ये सांप बनाया है, स्नेक बनाया है, ये बड़ा है और ये बॉल छोटी थी। जीन पियाजे के अनुसार उसका चिंतन के पीछे का क्या तर्क है? तर्क क्या है? एनिमिस्टिक थिंकिंग है। ऐसा तो नहीं हुआ उसने ये कह दिया कि अब ये सजीव बन गया है, अब सांप काट पाएगा, ऐसा तो नहीं कहा उसने। निर्जीव को सजीव की बात तो नहीं कही उसने, तो बड़े और छोटे की बात की है उसने, वॉल्यूम की या शेप की बात की है। ठीक है ना। तो जो बड़ा दिख रहा है उसको उसने मान लिया कि ये बड़ा है। ठीक है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कैसे हो जाएगी भाई? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन आता है 11 साल की उम्र के बाद, जिसमें अमूर्त चिंतन होता है। बच्चा ये सोच पाएगा कि जो चीज मेरे सामने भी नहीं है, साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगी इस स्टेज में। तो ये तो जवाब बनता ही नहीं है, ये हम कैसे दे देंगे भाई जवाब है। फिर आता है डी ऑप्शन, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। देखिए ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ। मतलब ये तो प्रॉपर रीजनिंग है कि जिसमें बच्चा 2 चीजों के बीच में रिलेशन निकालना शुरू कर देगा। ये 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पूछा जाएगा सर में दर्द हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है जो पूछ लिया गया है बस वही जरूरी है। उस थियरी से हमें वो भी पढ़ना है जो जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कहें कि जो नहीं पूछा गया अब तक वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें इतनी गलती की है लोगों ने, 43% लोग पता नहीं कैसे जवाब दे पा रहे हैं। मेरे सर में दर्द हो गया ये देख करके। हैं क्या किया है आप लोग? कहां से पढ़ रहे हैं? स्कूल के पीछे से? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें यहां पे, देखिए तो अगर हम देखें तो इसका आंसर सिर्फ सेंट्रेशन ही बनता है कि एक बच्चा है
जो ये सोचता है कि एक मिट्टी की गेंद से जब आपने स्नेक, एक सांप को बना दिया, तो सांप दिखने में लंबा है और गेंद छोटी है दिखने में, तो उसका ध्यान सिर्फ दिखने में यानी लंबाई पे केंद्रित है उसका ध्यान, कि जो दिखने में लंबा है वो ज्यादा बड़ा है। ये क्या है? सेंट्रेशन। जैसे हमें लगता है जब हम छोटे होते हैं कि किसी की हाइट बढ़ गई तो इसका मतलब वो ज्यादा एज में बड़ा होगा, और बाकी अगर कोई उससे छोटा है सेम एज का बच्चा तो वो छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। तो सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, कि आपका पूरा ध्यान एक ही किसी भी चीज के सिर्फ एक फंक्शन पे केंद्रित हो जाए, चाहे वो हाइट पे हो, चाहे वो लेंथ पे हो, चाहे वो कलर पे हो, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बहुत बार दिया करती हूं, जो आजकल कॉमन भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपको देते हुए मिल जाएंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, इसमें पियाजे की भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम यहां से ले सकते हैं। देखिए सेंट्रेशन भी कई प्रकार का हो सकता है ना। ये सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन में कमी रहती है ना। सेंट्रेशन की वजह से, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। एक चीज है कंजर्वेशन, जो पियाजे की कौन सी अवस्था में आती है, बताओ फटाफट। संरक्षण जो है वो पियाजे की कौन सी अवस्था में आएगा? संरक्षण आता है 7 से 11 वर्ष, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। संरक्षण क्या है? क्वालिटी है, गुण है। 7 से 11 वर्ष, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हम इसको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको पता है पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सिंपल सा फंडा हमने डिस्कस किया हुआ है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 11 से 15 या 11 एंड अबव भी मिल जाता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। इसमें जो थर्ड स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, जिसको स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा पहली कक्षा में जाता है। अब कंजर्वेशन क्या है कि जब बच्चा ये समझने लगे कि पानी को चाहे मैं इस लंबी बॉटल में डालूं, चाहे मैं इस मग में डालूं जो थोड़ा चौड़ा है बट हाइट में कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पानी 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। इसका मतलब जब बच्चा ये समझने लगे कि शेप और साइज के बदलने से, शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम में, क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आता। कोई चीज 200 ml है तो 200 ml रहेगी। आप उसको टब में डालिए, बाल्टी में डालिए, कहीं भी डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये समझ नहीं आई है बच्चे में, इसका मतलब कंजर्वेशन की कमी है। ये समझ कब आएगी? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ये समझ लैक ऑफ कंजर्वेशन कब होगा? 2 से 7 वर्ष, जो इससे पहली स्टेज है प्री ऑपरेशनल। इसमें इसकी कमी होती है, और इसकी कमी का एक कारण क्या है? बच्चे की थिंकिंग में सेंट्रेशन होता है, जो हमने अभी पढ़ा। सेंट्रेशन बोले तो केंद्रीकरण, यानी उसका सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है। और वो केंद्रित किस पे है? अगर हम यहां पे बात करें कि एक चौड़े बर्तन को मान रहा है कि कम है, मतलब उसका सारा ध्यान सिर्फ किसी चीज की हाइट पे केंद्रित है, या तो किसी चीज के रंग पे केंद्रित है ना, या फिर लंबाई चौड़ाई, किसी एक चीज पे केंद्रित है। उसको लगता है किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा होता है डिसेंट्रेशन, जिसकी वजह से जब डिसेंटर करने की एबिलिटी बच्चे में आ जाएगी, यानी विकेंद्रीकरण जब वो करने लगेगा, तो क्या होगा? तो उसमें कंजर्वेशन तुरंत आने लगेगा, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब आपको पता हो कि यार मैं इसको इसमें डालूं पानी को, चाहे इसमें, बात बराबर है। ये डिसेंटर है, मतलब इस पेन को लिखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस पेन को लोग अपना बन या जूड़ा बनाने के लिए फीमेल्स खूब यूज करती हैं। कॉमन एग्जांपल है, सालों से देते हुए आ रही हूं, है ना। अगर हम बात करें यहां पे, तो किसी चीज के डिफरेंट यूज हो सकते हैं। एक रिमोट को आप रिमोट की तरह भी यूज कर रहे हैं, छोटा बच्चा इसको फोन की तरह भी यूज कर लेगा, है ना। तो ये क्या है? डिसेंटर, कि आप डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में किसी चीज को देख पा रहे हैं। सेंट्रेशन का मतलब सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है, या तो आप किसी चीज की हाइट ही देख रहे हैं या उसका रंग ही देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसमें कितना सामान आ जाएगा। तो अगर सेंट्रेशन रहेगा तो कंजर्वेशन नहीं आएगा। जैसे ही डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण की क्षमता आ जाएगी कि एक बॉल को या एक बर्फ पानी बन सकती है और पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, तो ये डिसेंटर करने की क्षमता बच्चे में आ गई है, ठीक है ना। चलिए खैर, समझते हैं कुछ और चीजें इसी से संबंधित। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कंजर्वेशन की कमी है, इसका मतलब सेंटर्ड है बच्चे का थॉट। सेंट्रेशन क्या है? अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं हम लोग। सेंट्रेशन का मतलब, या इसको हम क्या कह देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन या ध्यान लगाना। ये प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है पियाजे की थियरी में। ये इसको ऐसे मत मान लेना कि ध्यान केंद्रित करना तो बड़ी अच्छी चीज है। एक बार क्वेश्चन आया था, मैं लास्ट में कराऊंगी। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लिमिटेशन है, सीमा है, प्रॉब्लम है पियाजे की थियरी में। कौन सी स्टेज की? 2 से 7 वर्ष की। प्री ऑपरेशनल बच्चे के लिए ये एक सीमा का रूप में है, यानी जब तक ये चीज नहीं जाएगी बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होगा। डिसेंटर करना जब तक उसको नहीं आएगा। डिसेंट्रेशन क्या है? एक गुण है, एक क्वालिटी है अगर मैं कहूं तो। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर यहां तक है किसी को तो बता दो। अगर सब ठीक है तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कोशिश कर सकते हो शशि अपने सिलेबस को देखते हुए।
इतनी बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब कंजर्वेशन में भी कई प्रकार का हो सकती हैं चीजें, जैसे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के जब आप क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो कि जो 2 इक्वल ग्लास हैं उनको यदि हम अलग अलग शेप में भी डालें तो भी बात सेम है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर हो सकता है कि सेम लाइन बनाई हुई है मान लीजिए इतने सारी बॉल्स की, लेकिन इन्हीं को थोड़ा सा फैला करके अगर मान लीजिए 3 लड्डू हैं आपके पास, मैं इसको ऐसे दिखा देती हूं, 3 लड्डू हैं आपके पास। देखिए ये वाला एग्जांपल किसका था? लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का, यानी अभी आपको वॉल्यूम की समझ नहीं हुई है। अगर हम इसको दे दें यहां पर कि ये 3 या 4 5 बॉल्स हैं मान लीजिए, अब इन 5 लड्डू को अगर मैं दूर दूर शिफ्ट कर दूं और एक बड़ी लाइन बन जाएगी, फिर तो बच्चों को क्या लगेगा, यार ये वाली लाइन में ज्यादा लड्डू हैं, है ना। जैसे हमें लगता है कि एक एक के 5 सिक्के ज्यादा हैं, जब हम छोटे होते हैं 2 से 7 वर्ष की उम्र में, एक एक के 5 सिक्के ज्यादा हैं एक 5 रुपए के नोट से। मतलब हमारा लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में है? क्वांटिटी में, है ना। हमें लगता है कि दिखने में जो नंबर की अगर हम बात करें तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर है। अगर वॉल्यूम में हो तो आप समझ गए वो दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा क्या हो सकता है? मैटर का भी वॉल्यूम हो सकता है, जो एग्जैक्टली अगर आपसे ये पूछ लिया होता है, ये जो स्नेक वाला क्वेश्चन था, अगर इसको और मुश्किल बनाते तो पूछ सकते थे कि कैसा लैक ऑफ कंजर्वेशन है, तो आपको बताना था ये मैटर का लैक ऑफ कंजर्वेशन है। नंबर का आपने ये देख लिया, वॉल्यूम का आपने देख ही लिया, जब कुछ भी लिक्विड की बात आएगी तो वॉल्यूम की कमी हो गई। नंबर की बात आ रही तो आपने देख लिया नंबर सेम ही है लेकिन फैला करके लिख दिया तो हमें लग रहा है। अब लैक ऑफ मैटर की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 बॉल्स हैं क्ले की, है ना, आटे की बॉल हो सकती हैं। अब यहां पे एक को सांप या थोड़ी लंबाई दे दी गई कोई शेप, और एक नॉर्मल रह गई, तो लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है यहां पे, ठीक है ना। अब लेंथ का और बचता है, तो लेंथ का क्या होता है कि 2 स्टिक हैं बराबर लेंथ की, एक को आगे रख दो एक को पीछे, बच्चों को लगेगा ये वाली बड़ी है। तो ये 4 प्रकार के जो है आपके लैक ऑफ कंजर्वेशन हो सकते हैं, या कंजर्वेशन भी जब बाद में अचीव हो जाएगा 7 से 11 में, तो वॉल्यूम, नंबर, मैटर, लेंथ, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, किससे? कोहलबर्ग से क्वेश्चन है। DEET+B क्लास कब से स्टार्ट करोगे? अब तो वैकेंसीज भी आ गई, डोंट वरी, बता देंगे कंचन। और अभी तो PRT की वैकेंसी तो आई नहीं है, इस पे कल मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो खैर फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। बिल्कुल ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है यार, काहे टेंशन लेते हो। देखिएगा अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज। यानी कौन सा स्तर है कोहलबर्ग की नैतिक तर्क का, जब लोगों को ये माना जाता है, लोग ये मानते हैं कि भाई सोसाइटी में तरीके से रहा ना जाना चाहिए, गुड वेज में बिहेव किया जाना चाहिए, समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरना चाहिए। तो इसको हम कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, जो सेकंड लेवल है। कन्वेंशन का मतलब ये परंपराएं, यानी जो चल रहा है समाज में वो, है ना। तो कन्वेंशनल या कन्फॉर्मिटी, जब आप समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं तो ये कन्फॉर्मिटी लिखा हो चाहे, है ना, ये टर्म्स आपको हेल्प करेंगे मुश्किल पेपर में। कन्फॉर्मिटी यानी अनुरूपता होता है, यानी पालन करना कुछ नियमों का। तो कन्वेंशनल लेवल है सेकंड लेवल। और अगर हम यहां पे बात करते प्री ऑपरेशनल की, तो यहां तो बच्चों को पड़ी नहीं है, वो तो बस दंड से बचने के लिए उसको करना है काम। ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है कि आपको अच्छा दिखना है समाज में। 3rd स्टेज है, कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं और 3 स्तर हैं, अभी दिखाऊंगी आपको। पोस्ट ऑपरेशनल सबसे हाईएस्ट लेवल है, प्री कन्वेंशनल सबसे लोएस्ट है, प्री ऑपरेशनल कुछ नहीं है, ये प्याजे की स्टेज है, ये इन्होंने भटकाने के लिए दे दिया है, ये तो प्याजे की ही स्टेज है सेकंड, है ना। 3 स्तर हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसको आप PCP कह सकते हो, अभी अभी ताजा ताजा बनाया है PCP, यानी पोस्ट प्री कन्वेंशनल। प्री का मतलब है पहले, कन्वेंशन से पहले, परंपराओं से पहले, जब आपको समाज की दुनिया की कुछ नहीं पड़ी, आपको अपने पेट में खाना मिल जाए, डांट ना पड़े, इतने सब पड़ी है बस 3 से 7 वर्ष का बच्चा। फिर अगर हम बात करें कन्वेंशंस की, तो ये कन्वेंशन प्री हट गया, सिर्फ कन्वेंशन बचा। यहां पे 7 से 13 वर्ष का बच्चा आई थिंक आ जाएगा, और वो उसको समाज में जो चीजें चल रही हैं बस रूल्स फॉलो करने हैं। पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वर्ड तीनों में कॉमन है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 स्तर हैं। अब इसको देख करके समझ लेते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई आप समाज की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। अब ये स्टेजेस हैं, कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की क्या दी है, स्टेजेस दी हैं या थियरी दी है। सबसे पहले तो मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, नैतिक विकास, क्या सही है और क्या गलत है। और मॉरल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है आपके सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से। समाज में ही तो हम सही और गलत कह रहे हैं,
जानवरों के लिए तो अलग से रूल नहीं बने हुए कि आपने मॉरली बड़ा गलत किया, किसी कुत्ते को बोला है आपने आज कर जा करके, है ना, डॉग लवर्स दुखी ना हो जाए, है ना, कोई बोलता है अपने पेट को, वो मन में बोल सकता है, बट उसको भी पता है यार वो उसकी दुनिया में नहीं होता है ये कि मॉरलिटी सही गलत फलाना ढिमकाना, वो बाय डिफॉल्ट चलते हैं अपना जो भी इंस्टिंक्ट है ना। तो राइट और रॉन्ग, क्योंकि इंसान तो पता ही है आपको जानवरों से भी बड़ा जानवर है एट टाइम्स, तो उसके लिए राइट और रॉन्ग की जरूरत ज्यादा है, ये कह लीजिए या जैसे आप कहना चाहें। तो क्या सही है क्या गलत है उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए जिनको मॉरल प्रिंसिपल्स कहा जाता है ना। क्लियर बात है। तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के चरण, कितनी स्टेजेस हैं भाई? 6 स्टेजेस हैं, टोटल स्टेजेस हैं 6, और जो लेवल्स हैं हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस आती हैं, तो 2 तिया होते हैं 6, यानी 2 3 जा 6। तो अगर हम कहें ये पहला लेवल प्री कन्वेंशनल जिसको हम कहते हैं पूर्व परंपरागत, फिर आता है परंपरागत जिसको कन्वेंशनल कहते हैं, और तीसरा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल जिसको हम उत्तर परंपरागत कहते हैं, यानी परंपराओं से पहले, परंपराओं के दौरान और परंपराओं के बाद। बात ठीक है? अरे भाई पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस सीडीपी में पेपर 1 पेपर 2 कैसा, दोनों की कराई जाएंगे क्वेश्चंस, सिलेबस सेम है। तो अगर हम बात करें यहां पे तो हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, 3 से 7 वर्ष हम मान के चल रहे हैं, इसकी स्टेज भी डिफरेंट होती है अलग अलग बुक्स के अनुसार। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, प्री कन्वेंशनल लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन, दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट या म्यूचुअल इंटरेस्ट जिसमें टिट फॉर टैट की बात करते हैं हम, मैंने तेरे को रबड़ दी तेरे को मेरे को पेंसिल देनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 7 वर्ष के बच्चे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेच्योरिटी और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ, ये कन्वेंशनल स्टेज है 8 से 13 वर्ष, ठीक है। यहां पे हम एक्सटर्नल जो सोसाइटी में चल रहा होता है सोशल अप्रूवल के लिए चीजें करते हैं, क्योंकि ये लेवल ही है परंपरागत यानी कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में आप ये देखते हैं कि समाज में नियमों को बदला जा सकता है और आप लड़ सकते हैं अगर कोई चीज आपको ह्यूमन लेवल पे गलत लग रही हो तो, ठीक है ना। तो ये टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 स्तर, 6 आपकी स्टेजेस हैं और 3 आपके लेवल्स हैं। चलिए आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बना रहे हैं तो शुरुआत में टाइम लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्ड्स इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड, यानी किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में असमर्थता बच्चे की क्या कहलाएगी। यानी पापा को आज ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी है, बच्चे को पड़ी नहीं है इस बात की, उसको ये नहीं समझ में आ पाएगा, उसको समझ में आएगा मैंने कहा था खिलौना नहीं लेके आए, क्यों नहीं लेके आए, अब वो रोएगा लेट लेट के, है ना। आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं पता नहीं, बट आप बाजार गए तो बच्चा लेट लेट के रो सकता है, वहां सबके सामने जिद कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा उस समय पे, वो उतना बड़ा ही नहीं है अभी, या उस लेवल पे उसका संज्ञान विकसित ही नहीं हुआ, उसकी थिंकिंग अभी उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हुई, है ना। इसलिए तो हम बच्चा कहते हैं। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था याद आ रही है, जहां पे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में दिक्कत होगी। कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है ये? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है ना। किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता क्या कहलाएगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस अलग चीज है, अभी इस पे आएंगे। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग अलग चीज है, अभी बताया था कि 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देना, ठीक है ना। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहलाएगी या सेंट्रेशन कहलाएगा, बताइएगा। किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता क्या कहलाएगी। सब अलग अलग जवाब इसमें देने में लगे हुए हैं, कोशिश कर लो, पीडीएफ भी दे दिया करो, दी तो थी यार पीडीएफ। प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषता है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में। तो किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता, यानी इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स व्यू पॉइंट इज कॉल्ड, भाई ये सेंट्रेशन कहलाएगी, है ना। ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग नहीं कहलाएगी, यहाँ पे ये सेंट्रेशन कहलाएगी। क्योंकि अब ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा इन्होंने ऑफिशियल आंसर क्या दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ये मेरे को मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरे अनुसार यहाँ पे आंसर जो है आपका, ये कल हम इसको एक और बार डिस्कस कर लेंगे, मेरे अनुसार आंसर जो है इसका वो सेंट्रेशन बनना चाहिए, क्योंकि सेंट्रेशन की वजह से ही ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। पॉइंट ऑफ व्यू को तो सेंट्रेशन ही कहेंगे ना, कि बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही सिचुएशन पे केंद्रित है, वो दूसरी तरफ से समझ ही नहीं पा रहा। ये अहम केंद्रित चिंतन इसी से आएगा कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है ना। तो खैर इसको स्टार मार्क कर लेना, बट मुझे लगता है 90% जो है जवाब इन्होंने सेंट्रेशन ही दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है ना। क्योंकि सेंट्रेशन की वजह से ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, सेंट्रेशन की वजह से आपका कंजर्वेशन की कमी है, ये सारी चीजें सेंट्रेशन है इसकी जड़। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इसको कह सकते हैं आप कि ईगोसेंट्रिज्म है एक तरह से, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा, ठीक है ना। तो इस पर चर्चा एक और बार कर लेंगे, लेकिन इसका आंसर सेंट्रेशन होगा एज फार एज माई नॉलेज गोज एट दिस मोमेंट।
अगर हम बात करें, इसका एक बहुत ही प्यारा सा ईगोसेंट्रिज्म पे ना एक एक्सपेरिमेंट है जिसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, पियाजे का, है ना। इसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग को समझने के लिए, या सेंट्रेशन क्यों होता है बच्चे में, कैसे वो सेंटर्ड है ना, उसकी थिंकिंग कैसे एक ही पक्ष पे सेंटर्ड है कि वो किसी इस सिचुएशन के एक ही पक्ष को देख पा रहा है, दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहा। जैसे ये दिख नहीं पा रहा होगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ, है ना। एक और इमेज है जो थोड़ी क्लियर होगी, बट ये ओरिजिनल एग्जाम्पल था उस तरह का। पियाजे का 3 माउंटेन टास्क है जो महत्वपूर्ण है सेंट्रेशन को, डिसेंट्रेशन को, कंजर्वेशन को समझने के लिए, स्पेशली ईगोसेंट्रिक थिंकिंग और सेंट्रेशन को। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा है जिसको 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा है, इसको लिया गया, बिठाया गया एक टेबल के इस तरफ, 3 माउंटेन्स बनाए गए या रखे गए बीच में। एक माउंटेन है जिसपे स्नो है ऊपर, यानी बर्फ है। दूसरा माउंटेन है जिसपे कोई और शेप है, या रेड क्रॉस लगाया हुआ है, वो जो, यार मैं कहीं गलत ना लगा दूं, मेरे को याद नहीं है, जो क्रिश्चियंस लगाते हैं ना, आई थिंक, तो उस तरह का रेड क्रॉस है। तीसरा माउंटेन है जिसपे कोई घर की कुछ शेप बनाई हुई है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, और इस तरफ एक डॉल बिठाई गई है, डॉल समझते हैं, गुड़िया जिससे बच्चा खेलता है ना, इस तरफ एक डॉल बिठाई गई है, ठीक। अब ये जो डॉल है, अब हुआ क्या, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब बच्चे से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसने बता दिया। अब कुछ 10-12 फोटोज क्लिक किए गए और बाद में पूछा गया इस बच्चे से, 2 से 7 वर्ष के बच्चे से, इसका नाम रख लेते हैं वर्षा, है ना, क्या नाम रख लेते हैं, वर्षा। वर्षा से पूछा गया कि अब इन 10 फोटोज को देख के बताओ कि तुम्हारी डॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा व्यू आ रहा होगा इस माउंटेन की तरफ। तो बच्चा वही बता पाया जो उसको दिख रहा था, यानी वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख के समझ पा रहा कि डॉल को वहां से कैसा दिखाई दे रहा होगा, जबकि यहां का एंगल अलग होगा और यहां से जहां डॉल बैठी है वहां से अलग व्यू होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ये सेंट्रेशन है कि बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देख पाता, है ना, उसका ध्यान सेंटर्ड है एक ही पक्ष पे किसी सिचुएशन के। खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको जो इसका सही आंसर होगा वो उसमें पीडीएफ में भी मार्क कर देंगे, बट मेरे हिसाब से 90% जो है, क्योंकि बन सकता है दोनों ही आंसर, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर सेंट्रेशन होना चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, the level of moral development in which an individual judges morality in terms of abstract principles। अमूर्त सिद्धांतों के संदर्भ में नैतिकता का मूल्यांकन करता है व्यक्ति किस लेवल पे। पहला ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल। यहां तो अमूर्तता दूर दूर तक नहीं है, 3 से 7 वर्ष के बच्चे में तो पियाजे से भी आपने पढ़ा है कि लॉजिक है नहीं, कॉन्क्रीट लॉजिक भी नहीं है, अमूर्त तो कहां से होगा। अमूर्त है जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं, हायर लेवल थिंकिंग है ये। कन्वेंशनल, कन्वेंशन में भी वो बस सोसाइटी के हिसाब से देखता है जो चीजें कॉन्क्रीट हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है जहां पे एक व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे, यानी अगर किसी ने नहीं भी किया तब भी वो हक के लिए लड़ जाएगा, है ना। जिसमें महात्मा गांधी से लेके नेल्सन मंडेला से लेके, भाई दास प्रथा, सती प्रथा, ये सब खत्म ही नहीं होते अगर समाज के अनुसार ही चलते रहते तो कुछ लोग निकल करके आते हैं, हर कोई यहां नहीं पहुंच सकता। कोहलबर्ग ने कहा है कि जो दुनिया के लिए भी खड़े हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है कोई चीज गलत है तो, चाहे उन्हें सबसे लड़ना पड़े, ठीक है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे ही एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, अमूर्त मुद्दे जो है ये सिद्धांत निकल करके आते हैं, ठीक है। बात कोई दिक्कत परेशानी। अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी जो यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, शायद आपने देखी होगी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो संदीप माहेश्वरी हैं सर, उनका जो व्यू पॉइंट है वो अभी तक तो चीजें जैसी चल रही हैं वो साफ साफ यही दिख रहा है कि भाई आप एक, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की मॉरलिटी हो गई कि आप बड़े ज्यादा लोगों के फायदे के लिए खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट जो चीजें नॉर्म से बाहर हैं उसके लिए भी, है ना। खैर इस पर चर्चा ज्यादा डीप नहीं करेंगे। बोथ कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक दोनों नहीं, दोनों में नहीं होता भाई। जो कन्वेंशनल लेवल पे है, अगर कोई व्यक्ति होता जिसको लग रहा है यार जो चल रहा है चलने दो ना समाज में, मुझे क्या जरूरत है खड़े होने की, क्यों मैं फालतू में पंगे लूं, मैं क्यों दुश्मनी में मोल लूं किसी से। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे व्यक्ति समाज की भलाई के लिए खड़ा हो सकता है, खुद को खतरे में डाल के भी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ध्यान से मैच कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है बट मैच करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चंस में हमको समस्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट्स हैं पियाजे के एक तरफ, और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है, आपको पहचान के मैच करना है चीजों को। बताइए फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। इतनी जल्दी आपने जवाब दे दिया, कैसे है, कहां से ला रहे हो ये, इतनी तेजी से जवाब देने की क्षमताएं कैसे डेवलप हो रही हैं।
कोई कह रहा है दिल्ली में विंटर आ गई क्या? अच्छा, सर्दी के कपड़े पहन लिए। हाँ यार, अब तो कल से अच्छी सर्दी है, एकदम शिमला बना हुआ है दिल्ली, बढ़िया से एकदम धुंध है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा ज़्यादा दूर का, बहुत ही बढ़िया, मतलब रात में तो थी एटलीस्ट। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइए और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, कौन से लेवल की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ स्कीमा की, सबसे पहले स्कीमा उठाते हैं। सिंपल तरीका क्या है हमारा, पहले हम एक उठाएंगे और हमें पता होगा तो मैच कर देंगे। स्कीमा हमने लिया, स्कीमा हम सबको पता है मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप पूरे ब्रेन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, अब ये तो हमें पता है जब हमें मॉडिफाई करना पड़े मेंटल स्ट्रक्चर को तो इसको तो हम एकोमोडेशन कहते हैं, यानी फर्स्ट का तो सी हो गया। अब सीधा आप ऑप्शंस में जाओ और देखो सी का फर्स्ट कहां कहां है, यहां दोनों जगह है, इसका मतलब बाकी के दो ऑप्शन तो हट गए, टाइम बच गया आपका। अब आप थर्ड, सेकंड और थर्ड में से कुछ चूज करेंगे। अब आपको वेरीफाई करना है स्कीमा, एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट स्कीमा कहलाता है, आपको पता है ये बात, है ना। तो ये क्या है, बी ऑप्शन किसके लिए, ए का बी होगा। ए का बी कहां है, ए का बी सिर्फ, ए का बी सिर्फ यहां पे है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पहले वाला हट गया, कितना आसान तरीका, सिर्फ दो चीजें चेक की आंसर आ गया, दिखने में इतना बड़ा था क्वेश्चन, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। एसिमिलेशन होता है कुछ ऐड करना अपने ब्रेन में, जैसे अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस थ्रू एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है, संतुलन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और एग्जिस्टिंग स्कीम्स में कुछ नया फिट करना, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, इसको कई लोग ये मान लेते हैं अरे फिट कर रहे हैं मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं, फिट मतलब ऐड कर लिया आपने दिमाग में जो डेटा था उसमें और ऐड कर लिया एक, तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें यहां तो ये कहता है विच अप्रोच इज इनएप्रोप्रिएट, ध्यान से पढ़िएगा, इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट नहीं लिखा, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज के अनुसार। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, पियाजे हैं, आपका पूरा एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, वाइगॉस्की हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जेरोम ब्रूनर, ये तीन लोग महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के अनुसार, ब्रूनर, ठीक है ना। रचनावादी विचारों के लिए कौन सा दृष्टिकोण अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, यानी नॉट सही, नॉट करेक्ट एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट पीपल। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कौन है, रचनावादी वो लोग जो ज्ञान के सृजन पे फोकस करें, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करें, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से दूर रहें, ठीक। तो डिस्कवरिंग समथिंग फ्रॉम एम्पेरिकल एंगेजमेंट, बच्चा यहां एक्टिव है कि अपने अनुभवजन्य कार्य से कुछ खोजना, यानी बच्चा एक्टिव है तो ये बात तो कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ जाएगी, और हमें नेगेटिव चाहिए, जो गलत हो वो ढूंढना है। कोऑपरेशन इन ग्रुप लर्निंग, बच्चा यहां भी एक्टिव है। प्रोवोकिंग टू एक्नॉलेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिनन, यानी एक वस्तुनिष्ठ घटना के कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कई सारे पक्ष देख रहे हैं कि भाई अगर हम देखें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिविटी है किसी चीज में तो उसके भी कई पक्ष हो सकते हैं, कि सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट तो उसके भी बहुत सारे रीजन आप देख सकते हैं कि क्या रीजन है, क्या होता है। तो ये क्या है, ये भी बात सही है, बच्चा यहां भी एक्टिव है। लेकिन मेमोराइजिंग आ सिंगुलर इंटरप्रिटेशन, एक ही व्याख्या को आपने रट लिया है। मेमोराइज करना, रिकॉल करना, ये इतने नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें या ओवरऑल सीटेट की भी बात करें, रट्टे लगा रहे हैं आप, रटंत विद्या, रोट लर्निंग है ये, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 बार गा रहे हैं, 10 बार लिख रहे हैं कॉपी में, ये खराब तरीका है। बेशक हमने पढ़ा हो स्कूल में, लेकिन ये याद करना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसको पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं, यानी आप निष्क्रिय कर रहे हैं बच्चे को, बच्चा एक्टिव नहीं है, एक्टिविटी करके नहीं सीख रहा, रट्टे लगा रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डी ही गलत है, बाकी तीनों सही है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। बात सही है या नहीं है बताओ एक बार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक हो तो बताओ। चलो बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है 7 को समझा दो, लास्ट में समझाऊंगी। अब अगर बिल्कुल बेसिक सी बात थी यार, वो तो लो 1 मिनट में समझा भी देती हूँ, लास्ट में समझाऊंगी। बहुत आसान तो था, स्कीमा क्या, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, लास्ट में समझाऊंगी सारे क्वेश्चन करा के, डोंट वरी, जिनको नहीं आया समझ। कैरल ग्लिगन हैज क्रिटिक्ड कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इस बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कैरल ग्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरल ग्लिगन यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की आलोचना पे लगभग बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार तो नहीं कहूंगी बट बहुत बार क्वेश्चन आता है। खाना बनाते हुए देख रही हूँ, प्रियंका कह रही है बहुत बढ़िया जी, आपका ये संघर्ष एक दिन मजा दिला के रहेगा आपको, मतलब इसका फल मिलेगा, मेरे कहने का मतलब ये। देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन 84% लोग, और जितने भी लोग हैं बाकी। देखिए कैरल ग्लिगन एक महिला है, अभी भी हैं, कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी, इनको उनकी थियोरी में दिक्कतें नजर आई कि इन्होंने सारा कुछ जो है मेल पर्सपेक्टिव से बना दिया, कि वो कौन सी मूवी है अभी जो आई थी, क्या नाम है उसका, एनिमल,
तो वो भाई साहब कहते हैं उसमें जो उसके एक्टर हैं मेन प्रोटैगनिस्ट, क्या कहेंगे, हीरो ही कह लीजिए आप, तो नॉर्मल बातों को छोड़ते हैं, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये मैंस वर्ल्ड है ना, तो क्या बाकी लोगों को, जानवरों को भी हटा दें, महिलाओं को भी हटा दें, आधी आबादी को साइड ही कर दें, फिर है क्या करें। तो ये वैसी सी ही बात इन्होंने कैरल गिलिगन ने कही कि आपने सारे सैंपल्स मॉरल रीजनिंग की थियरी बनाते समय, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास की थियरी बनाते समय कोलबर्ग जी, आपने सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव को ही शामिल किया, सारे सैंपल मेल थे आपकी थियरी बनाते समय, फीमेल पर्सपेक्टिव को शामिल ही नहीं किया, महिलाओं को शामिल ही नहीं किया, है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी एक नारीवादी दृष्टिकोण से, ये इंटरनेट ने बड़ा अजीब सा वर्ड बना दिया, फेमिनिज्म मतलब कुछ तो पता नहीं अगेंस्ट है पुरुषों के, वो बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो इस तरह की बात नहीं करते, उसको सूडो फेमिनिज्म कहते हैं। खैर, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी नारीवादी दृष्टिकोण से, कि नारियों का जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है, उसको आपने उस दृष्टिकोण को शामिल ही नहीं किया कि वो ज्यादा केयरिंग होती हैं या फिर और भी चीजें इसमें, ठीक। तो इसको फेमिनिस्टिक एस्पेक्ट में बहुत क्रिटिसाइज किया गया थियरी को, जो कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है। ये बेसिक बात हमें ध्यान रखनी है। उन्होंने और 2-3 चीजें इसमें ली थी, इसके लिए आप एक बार देख लेना, मैंने कोलबर्ग की थियरी पूरी कराई हुई है यूट्यूब पे भी। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड, ये सब पे इनको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें हम बाकियों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल सा या तो इसका जवाब आपको पता है या तो नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष के बच्चों के नैतिक निर्णय का प्राथमिक आधार क्या है? बताइए फटाफट से। यानी 7 से 8 वर्ष का बच्चा, अब ये फर्स्ट स्टेज के अंत में ही होगा ये वाला बच्चा, है ना, फटाफट से बताओ। करण एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दो भाई, है ना, देखो एक बार, और नोट्स पढ़ लो सबसे पहले। अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ूं, तो जो नोट्स फ्री दिए हुए हैं पहले उनको पढ़ लो। देखिए, अगर हम समझना चाहें तो लॉरेंस कोहलबर्ग 7 से 8 वर्ष का बच्चा प्राइमरी बेसिस पे किस चीज को चूज करेगा मॉरल डिसीजन लेते हुए, यानी नैतिक निर्णय लेते हुए 7 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए सही और गलत क्या होगा, किस बेसिस पे निर्धारित करेगा? सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ये तो भैया चौथी स्टेज है, यहाँ पे उसको कोई अभी तो पहुंचा ही नहीं है वो 7-8 साल का बच्चा, यहाँ तो 8 से 14, 7 से 13 के बाद वाले बच्चे आएंगे, ये तो सेकेंड लेवल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, अगेन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, हाँ ये उसका मेन मुद्दा है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल और हाई लेवल हो गया। सजा और आज्ञाकारिता या दंड एवं आज्ञाकारिता, यानी दंड से बचने के लिए पनिशमेंट मिलेगी, यदि होमवर्क नहीं किया मम्मी मारेंगी या डांट पड़ेगी या मेरे से टीवी नहीं देखने दिया जाएगा, तो इसलिए वो होमवर्क करेगा, होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं है, उस डांट से बचने के लिए कोई काम कर रहा है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस फर्स्ट स्टेज है ये, और 7 से 8 वर्ष का बच्चा यहीं आएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत, ये यहाँ आप देख भी सकते हैं 3 से 7, फिर 8 से 13 में कन्वेंशनल पे चले जाएंगे हम, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट से, क्या पूछा है भाई पियाजे ने? सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्धता का क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, यानी वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई के आधार पे, यानी आप चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित कर रहे हैं किसके बेसिस पे? हाइट के बेसिस पे। तो मैंने कहा भाई ये सबसे छोटा पेन है मेरे पास, फिर बच्चे को आपने कहा ये इससे बड़ा है, फिर इसके बाद ये इससे बड़ा हाइट है ना, फिर इसकी लेंथ जो है इससे ज्यादा है, तो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना वो सीख जाता है चीजों को, है ना। तो अगर हम कहें तो यही तो सीरिएशन है। सीरिएशन कब आता है? सीरिएशन कब आएगा पियाजे की थियरी में, बताएगा कोई? सीसीएस सिंपल फंडा आपको याद कराया हुआ है, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ये भी इसी स्टेज में आता है। कौन सी स्टेज अभी बताएंगे। और क्या आएगा भाई? क्लासिफिकेशन, चीजों को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या करना? विभाजित करना। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि घर वाली प्रॉपर्टी आपको विरासत में जो मिली है, प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये ट्राइंगल है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये है मतलब स्क्वायर है, कोई और चीज कुछ और होगी, है ना, रेक्टेंगुलर बना देते हैं। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, रंग के आधार पे, शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे विभाजित कर पाए बच्चा। और तीसरी चीज है सीरिएशन। सीरिएशन यानी क्रमबद्धता, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम क्या कहते थे, आरोही अवरोही क्रम में लगाना सीख जाए बच्चा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
है ना, घटते क्रम में भाई 1 से 100 तक भी गिनती आती हो, 100 से वापस उल्टी गिनती भी गिन ले, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगाना सीख जाए, चाहे अब वो हाइट के हिसाब से हो, लेंथ के हिसाब से हो, बढ़ते क्रम में हो, ये सीरिएशन कहलाता है। ये तीनों चीजें सीसीएस, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सीसीएस, सी से ही शुरू होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 7 से 11 वर्ष में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये क्षमताएं आ जाती हैं तीनों ही। ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो इस स्टेज में आती हैं, लिमिटेशन नहीं है ना। पियाजे की थियरी पढ़ते समय ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज लिमिटेशन है, यानी कौन सी चीज रुकावट है और कौन सी चीज बेहतरी के लिए है। ठीक है जी, बात सही है जानवी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद अंजलि। देखिएगा, चलो भाई आ जाओ। देखो, अगर हम बात करें यहां पे तो सीरिएशन का सिंपल मतलब हो सकता है भाई ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, फिर इसकी हाइट इससे बड़ी, फिर ऐसे ही करते करते हम क्या कर रहे हैं, हाइट के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे भी हो सकता है। बट ये सिंपल आरोही और अवरोही क्रम तक ही याद रखिएगा, क्योंकि वो कंजर्वेशन में चला जाएगा, फिर वॉल्यूम के आधार पे हो जाएगा अगर हम वेट और वो सब जाएंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। और सीरिएशन कब आ रहा है, 7 से 11 में। द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, कि अगर लेंथ के हिसाब से दे दिया तो लेंथ के हिसाब से, कलर के हिसाब से दे दिया तो कलर के हिसाब से लगा लेगा बच्चा। ठीक है ना, तो ये बेसिक बात हो गई। अगर कई चीजों के साथ एक साथ लगा पाए, कई चीजों के आधार पर कलर भी देख रहा है, लेंथ भी देख रहा है, तो वो क्लासिफिकेशन में चला जाएगा। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इसको कहते हैं डिसेंट्रेशन एक तरह से। ठीक है, आर नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, नहीं, ये सब बातें पूछी नहीं जा रही ना, हमसे सीरिएशन पूछा जा रहा है। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, और ये सब, ये भी सीरिएशन का मतलब नहीं है, यहाँ पे आप डिसेंटर कर पाएंगे, ये आपकी स्पेशल एबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आज तक रिपीट हुआ है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं, वस्तु का स्थायी हो जाना, ऑब्जेक्ट का परमानेंट हो जाना। चीजों को तोड़ के देखना है तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आ जाती है। पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल। देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका सेंसरी मोटर की ही विशेषता है, जन्म से 2 वर्ष, जिसको हम इंद्रिय गामक या संवेदी परक अवस्था कहते हैं, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई बार इसका अचीवमेंट होते होते प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, बट दैट डजंट मीन के जो है ये प्री ऑपरेशनल का कैरेक्टरिस्टिक है। मजबूरी में कहीं आपको ऑप्शन ही ना बचे, या ऑप्शन इस तरह से दिए हों कि आपको जन्म से 2 वर्ष का चुनाव करने का मौका ही ना मिले, तब आप प्री ऑपरेशनल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज प्री ऑपरेशनल इसका कोई सही जवाब नहीं है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्री ऑपरेशनल इसका सही उत्तर नहीं हो सकता, संभावना ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वस्तु स्थायित्व यहां आके खत्म हो गया, ठीक है, और बेहतर तरीके से आ सकते, लेकिन अचीवमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस स्टेज की विशेषता है, वो इसी की है, जन्म से 2 वर्ष की। 2 से 7 में हम विशेषता इसकी क्या कहते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, और भी चीजें हैं इसमें जो आ जाती हैं। ट्रांसडक्टिव थॉट है, हालांकि वो लिमिटेशन ज्यादा है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15, ठीक है, 11 से 15। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जब भी आए, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये पेन अगर छिपा के रख दिया तो बच्चे को याद नहीं आएगा, लेकिन जब वो रोने लगे कि यार मेरा खिलौना लेकर के आओ, वो भूलता नहीं है फिर। इसका मतलब अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में। अब वो सामने नहीं है, तब भी आपने छिपा के रख दिया, तब भी बच्चा मांगेगा अपने खिलौना, या जिस भी व्यक्ति के लिए भी रो सकता है ना। चलिए, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के केस में आपको सेंसरी मोटर मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। असर्शन और रीजनिंग आपका फेवरेट टाइप, जिससे कई लोगों को डर लगता है। इसमें पहले हम असर्शन चेक करते हैं, फिर रीजनिंग, और फिर दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है। यानी लैंग्वेज को लेके वाइगोस्की कहते हैं ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग का अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। वहीं पियाजे कह रहे हैं कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि पियाजे ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वो ये कह रहे हैं संज्ञान के डेवलप होने से लैंग्वेज है। तो 2 अलग बातें हैं, है ना। तो यहां पे ये बात तो ट्रू है कि दोनों भिन्न है अपनी बातों को लेकर के लैंग्वेज के केस में। इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, यानी बच्चे एक्टिव होते हैं खोज अधिगम में, और शिक्षक अवसर प्रदान करता है, बच्चे खोज करते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ नहीं जा रही, है ना। ये रीजन इस कथन के लिए सही नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है जी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, ध्यान से पढ़िएगा, क्वालिटेटिवली,
अभी इस पे हम चर्चा करेंगे, जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना सारे रट्टे रखे रह जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझना है चीजों को। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि वाइगॉस्की से 4 क्वेश्चन है इस बार, प्याजे से 3 क्वेश्चन है एक ही सेट में, और अगर हम चॉम्स्की तो इस बार उन्होंने नहीं पूछा, बट हमें करके तो जाना पड़ेगा, तो चॉम्स्की भी हम समझेंगे, स्किनर भी हम समझेंगे, है ना। देखिएगा एक बार, तो अगर हम देखें यहां पर तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट कहा है, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न। इन्होंने क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं कहा। क्वांटिटेटिवली क्या होता है? मात्रात्मक रूप से भिन्न। मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं है, एज तो सेम है सबके लिए, क्वांटिटी सेम है। तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड्स आर मिनिएचर अडल्ट माइंड्स, यानी बच्चे जो हैं वो लघु वयस्क हैं, यानी आपका छोटा रूप है। ये कहना एकदम गलत होगा। लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो अपनी खोज खुद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपका छोटा रूप हो गए, वो आपकी फोटोकॉपी नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्तिगत आइडेंटिटी रखते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उनकी। वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में बहुत भिन्नता है, ये कहती है उनकी जो थियोरी है। नहीं कहती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सारी संस्कृतियों के लिए सेम स्टेजेस दी हुई हैं, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, इंडिया का बच्चा हो, स्विट्जरलैंड का बच्चा हो, जहां से प्याजे थे, सभी के लिए 4 ही स्टेजेस हैं। SPCF सेंसरी मोटर स्टेज सब पे लागू होती है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कल्चर के अनुसार जो है ये बदल जाएंगी स्टेजेस। आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये बात जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड पे भी निर्भर है। हाँ, ये बात भी कुछ हद तक सही है। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन, सिर्फ जेनेटिक कोड पे नहीं है, जेनेटिक कोड को महत्व दिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ जेनेटिक कोड। एक्टिविटी को भी तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है कि बच्चे जो है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ यही कह दिया। तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस जो है 4, वो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पूरी दुनिया में ये जो पैटर्न है विकास का वो सार्वभौमिक है, चाहे वो अफगानिस्तान का बच्चा हो, कजाकिस्तान का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, यूरोप का बच्चा हो, स्विट्जरलैंड का बच्चा हो, यूरोप तो वहीं आ जाएगा, भारत का बच्चा हो, सारी दुनिया के बच्चे इन्हीं 4 स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। ये बात प्याजे ने कही है। इससे कल्चर से ये इनकी क्रिटिकल आलोचना भी है, क्रिटिक भी है इनका, कि प्याजे ने ये कह दिया कि संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता उतना, जबकि पड़ता है। अच्छा, एक और बात प्याजे ने कहा है कि बच्चों की सोच क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है ना। ध्यान रखेंगे, क्वालिटेटिवली यानी गुणात्मक रूप से, गुणवत्ता अलग है उनके सोचने की, गुणात्मक रूप से डिफरेंट है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गुणात्मक रूप से डिफरेंट है, जो चिंतन है बच्चों का डिफरेंट है। किस तरफ से? क्वालिटेटिवली, यानी क्वालिटी में अंतर है बड़ों और छोटों की, वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं बच्चे, हम दूसरे तरीके से, लेकिन सोचते दोनों हैं। क्वांटिटी में अंतर नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे के दिमाग में थॉट नहीं आ रहे और आपके दिमाग में ही आते हैं ज्यादा थॉट्स, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा। मात्रा में अंतर नहीं है, सोचता बच्चा भी है, सोचते आप भी हैं। 4 थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसके भी दिमाग में आ रहे हैं, तो मात्रात्मक अंतर नहीं है, यानी अमाउंट में अंतर नहीं है। किस में अंतर है? काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और अभी हम कह रहे थे दिल्ली में सर्दी आ गई है, बट हमें लग गई है गर्मी, क्योंकि यहाँ लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं स्टूडियो में, और ये इतने मोटे कपड़े आज हमने पहने हुए हैं। चलिए खैर समझते हैं। टाइप में डिफरेंट है, अमाउंट सेम है। काइंड में डिफरेंट है, अमाउंट सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अच्छा, लेव वाइगॉस्की का भी एक क्वेश्चन हमने डाल दिया बीच में। लेव वाइगॉस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। नहीं, वाइगॉस्की तो बल्कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखते, हेरिडिटी को ध्यान में नहीं रखते। ये उनकी आलोचना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, कभी आपको लगे ऐसे ही मैं आपको सुरीली संगीत में ऐसे ही कहानियां सुना रही हूं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जैविक पर्सपेक्टिव को, जेनेटिक कोडिंग को वाइगॉस्की ने इग्नोर किया है अपनी थियोरी में, ये उनकी आलोचना है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, जबकि प्याजे कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, उन्होंने स्टेज में तोड़ दिया है डेवलपमेंट को, वहीं वाइगॉस्की तो कॉन्टिन्यूअस बताते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा विकास को। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, मैचुरेशन की बात प्याजे करते हैं, जो हेरिडिटी से होता है मैचुरेशन। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यही बात हमने पहले क्वेश्चन में भी की थी, सामाजिक संपर्क से जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और एक क्वेश्चन है आपके पास प्याजे को लेकर के ही, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्याजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कुछ क्वालिटीज हैं और स्टेज की, कुछ लिमिटेशन है। निम्नलिखित में से कौन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है? सचिन और सीमा वाली सीमा नहीं है, ये प्रॉपर लिमिटेशन है, ये है ना, यानी रुकावट है। ठीक है ना।
तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी यह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा पियाजे ने कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा, है ना। इट ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा भाषा पे ही पूरा फोकस कर दिया हो, ये कहना भी गलत होगा, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक्स, मैच्योरिटी, इन सब पे तो ध्यान दिया है पियाजे ने, है ना। डी ऑप्शन क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। मतलब क्या हुआ भाई इसका, संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के, यानी उतना ज्यादा महत्व इन्होंने सामाजिक कारकों को नहीं दिया है जितना वाइगॉस्की ने दिया है। ये इनकी लिमिटेशन है, ये इनकी सीमा है। और इतने खराब एग्जांपल्स आ रहे हैं, देखो एक बार, तो ये क्या है, लिमिटेशन है इस थियरी की कि सोशल फैक्टर्स को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगॉस्की ने दिया है कि बच्चा समाज से बहुत कुछ सीखेगा, बाकी तीनों को दिया है। तो ये इसमें ना सिंपली आप याद रख सकते हो कि अगर वाइगॉस्की की लिमिटेशन कहें तो उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कम आंका, और पियाजे की लिमिटेशन कहें तो उन्होंने सोशोलॉजिकल फैक्टर्स को कम आंका। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब ये अगेन आपका अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, वैसे आसान है ना, बस आपको आदत पड़ जाए इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस डालने जरूरी हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज रिकमेंडेड बाय पियाजे, पियाजे के अनुसार आपको अरेंज करनी है ये स्टेजेस के सीक्वेंस में। तो आपको सिंपल पता है, थैंक यू सिमरन, सिमरन नाम है आपका, SHI लगाया हुआ है आपने, शिमारा, ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। आफ्ताब क्या है सचिन में, हाँ नाइस, जफार, हाँ ये इनकी सीमा है एग्जैक्टली पियाजे की थियोरी की, बहुत बढ़िया। देखिएगा एक बार, देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें 81% लोग डी कह रहे हैं। देखिए आपको सिंपल पता है सीक्वेंस में लगाने के लिए SPCF आपको देख लेना है इंग्लिश की तरफ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी। सेंसरी मोटर, हाँ ये फर्स्ट स्टेज, तो ए ऑप्शन तो पहला ही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इन्होंने 3 जगह पे दे दिया, तो आपको अगले वाला भी चेक करना पड़ेगा, एक ऑप्शन हट जाता है क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है शुरुआत में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं, पी चाहिए हमको, प्री ऑपरेशनल सेकेंड पे आएगा। अब पी कहाँ है, सी ऑप्शन सेकेंड पे यही है। फिर आएगा सी, SPCF है ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो ये थर्ड पे आएगा सी। उल्टा कैसे कर दिया उन्होंने, कौन से बातें हैं ये, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, दोबारा से मैच करते हैं, सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं। SPCF हमको पता ही है, SPCF, ठीक है जी। सेंसरी मोटर पहली स्टेज होती है S, ठीक है। P ये हो गई हमारी सेकंड स्टेज, C ये थर्ड स्टेज, F हो गई 4, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट को, यानी A तो 3 जगह पे है, B वाला ऑप्शन तो चलो हट गया, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड पे आएगा C, सेकंड पे C आपका यहीं पे है। फिर थर्ड पे आएगा आपका A, क्यों दिया हुआ है ये मैं नहीं समझ पा रही उन्होंने क्या किया, ये BCA क्यों किया है इन्होंने, B तो पहले आ ही नहीं सकता। एक बार फिर से चेक करते हैं, पहले आएगा A तो ठीक है कई जगह पे है, फिर आएगा C, A के बाद C यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपका आएगा थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी B आएगा, तो B यहाँ पे है थर्ड। तो ये मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि आप थोड़ा सा भटकें, ABCD में खो जाएं, आपका समय व्यर्थ हो, नहीं तो ये आसान सवाल है। आपको सिंपली इसमें ये भी कर सकते हो कि A के सामने लिख लो आप, जैसे यहाँ पे सेंसरी मोटर है तो ये 1 2 3 करने की जगह आप सिंपल लिख लो कि ये पहले आएगा सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल B पे चाहिए आपको, है ना। फिर उसके बाद आपको चाहिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल C पे, और D पे चाहिए आपको फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ACBD का बन गया आपका हिसाब, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से निकल जाता है। ये जैसे अब मैंने लास्ट में लिखा है ना, वैसे ही सामने सीधा लिख दो कि ये कौन से नंबर पे आएगा, तो ACBD होना चाहिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सीक्वेंस था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अगेन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हर बार लोग जो हैं वो गलती करते ही हैं। देखिएगा एक बार, थोड़ा जल्दी कराइए, कहाँ ट्रेन छूट रही है, सुबह पनवेल निकलना है क्या? देखो एक बार देखो एक बार, है पढ़ने के नाम पे जल्दी कराइए, मूवी देखनी हो, है रील देखनी हो, तब नहीं है जल्दी, मैं समझ रही हूँ रात हो रही है, थोड़ा लेट हो जाते हैं। जब तक आपकी क्लास नहीं होती तब तक मेरा बेटा नहीं सोता। अरे वाह रिजवाना, चलिए देखते हैं निशा जी कहाँ हैं, बैठी हैं यहाँ पे कंबल वंबल ओढ़ के आराम से, क्योंकि AC चल रहा है, मुझे तो गर्मी लगती है, मैं एक्टिव होती हूँ और ये बैठी हुई हैं वो भी AC के नीचे, तो इनको ठंड लगती है। देखिएगा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, क्वेश्चन मुश्किल है, नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब से कई लोग बेहोश हैं ये क्वेश्चन देख देख के और इसकी एक्सप्लेनेशन उल्टी सीधी दे दे के। कुछ लोगों ने सीख लिया, कुछ लोग नहीं सीख पाए। देखिएगा एक बार, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा नहीं है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी होगी फिर वो जो सीमा नहीं है ना, क्वालिटी होगी अगर सीमा नहीं है तो, क्वालिटी होगी अगर लिमिटेशन नहीं है तो। नॉट अ लिमिटेशन का क्या मतलब है, क्वालिटी होगी, ऐसे ही तो समझ सकते हैं आसानी से, लिमिटेशन नहीं है यानी क्वालिटी होगी। अब टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, अभी मैंने आपको बताया था ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ये लिमिटेशन है, इसी को सेंट्रेशन कहते हैं कि ध्यान केंद्रित है किस चीज पे, ध्यान तो केंद्रित है लेकिन कहां, सचिन और सीमा पे, है ना, तो गड़बड़ होगी क्वेश्चन में फिर, है ना। तो टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की यानी किसी एक पक्ष पे ध्यान केंद्रित करने की, इसको सेंट्रेशन कहते हैं, केंद्रीकरण, और ये लिमिटेशन है, ये सीमा है। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट यानी प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये बात एक पॉजिटिव बात है, सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं इसीलिए इसको, क्योंकि प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है एक अच्छी बात है कि बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखने लगा है कि ए फॉर एप्पल होता है, ये वो सीखने लगा है अब, है ना। अगर ऐसे ग्रीन लाइट हो तो आपको चले जाना चाहिए ट्रैफिक से, तो वो सिंबल है जिसके थ्रू वो सीख गया है। तो सिंबॉलिक स्टेज, वो डॉक्टर खेलना और ये सब क्या है, सिंबॉलिक स्टेज का ही पार्ट है, 2 से 7 वर्ष में ही होती है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट जो है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, एक पॉजिटिव बात है, क्वालिटी है किसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ईगो सेंटर्स में क्वालिटी नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। इररिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी जो है एक क्वालिटी है, बट इररिवर्सिबिलिटी या अपरिवर्तनीयता, यानी जब बच्चा ये सोचे कि बर्फ जो है वो पानी नहीं बन सकती और पानी बर्फ नहीं बन सकता, तो ये इररिवर्सिबिलिटी है, यानी उसको लग रहा है कि ये अगर बर्तन में इस बॉटल से 200 ml इस मग में डाल दूं तो ये फिर वापस नहीं कर सकते। एक आटे की जो आप रोटी बनाने के लिए एक सर्कल बना रहे हैं, उसको आप वापस नहीं चेंज कर सकते आटे में, उस रोटी को, जब तक वो सिकी नहीं है उससे पहले। तो ऐसा भी हो सकता है, बर्फ पानी बन सकती है, पानी बर्फ बन सकता है, यानी वो अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पर्सनल फेबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कल्पित कहानियां किस अवस्था की विशेषता है। पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल बताइएगा। लेट चाइल्डहुड यानी लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष, 3 से 6 मिल जाएगा कई जगह पे। अडल्टहुड है 18 प्लस 18 प्लस 21 भी मिल जाएगा कई जगह पे। 12 से 18 बताइए कौन सी जो है वो पर्सनल फेबल की स्टेज है। पर्सनल फेबल के लिए हमें सही विकल्प चुनना होगा, और वो विकल्प क्या है भाई? अर्ली चाइल्डहुड चुने जा रहे हैं आप लोग, कैसी बातें करते हैं हम यहाँ। देखिए, अडोलेसेंस इज द राइट वर्ड, कि पर्सनल फेबल की जो स्टेज है वो किशोरावस्था है ना। सूडो मैच्योरिटी की जो एज है वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था है, जिसको मिथ्या परिपक्वता कहते हैं, गैंग एज कह देते हैं, है ना, वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था है। लेकिन पर्सनल फेबल वो अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने आप को ही अलग अलग कहानियां सुनाता है, उसको लगता है सब उसी को देख रहे हैं, जिसको एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, उसी के अंदर की ये कहानियां हैं, अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। तो ये एडोलेसेंस का पार्ट है, थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सेम क्वेश्चंस हम सुबह शाम करेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, द गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है उसमें क्या विशेषता होती है? सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की का मतलब है मैं अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ करेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, तुम्हारी टीचर तुमको वेरी गुड कहेगी, स्टार मिलेगा, है ना, तारीफ होगी। तो ये क्या है? वांटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड ट्राइंग टू डू व्हाट विल प्लीज देम। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, यानी कंफॉर्मिटी कहेंगे इसको। कंफॉर्मिटी भी नहीं, इसको हम अप्रूवल कहेंगे, प्लीजिंग बिहेवियर कहेंगे, कि गुड गर्ल बन के रहना है मुझे, तो चाहे माँ बाप गलत कह रहे हो तब भी मुझे कहना है मम्मी जी आप सबसे बढ़िया हो, है ना। तो ये क्या है? ये आप इसका मतलब यही अटके हुए हैं कि आप गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये बच्चों के केस में ठीक है, उस लेवल पे ये होता है। और ये कौन सी स्टेज है बताओ जरा? थर्ड स्टेज है, कन्वेंशनल लेवल, जो सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज या फर्स्ट स्टेज, सेकंड लेवल की फर्स्ट स्टेज, और ओवरऑल देखेंगे तो थर्ड स्टेज। सबसे पहले पनिशमेंट एंड ओबीडियंस,
फिर आएगा टिट फॉर टैट वाली जो म्यूचुअल एक्सचेंज है, फिर ये गुड बॉय नाइस गर्ल आता है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। फीलिंग दैट इट इज देयर ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज एंड रूल्स फॉर देयर ओन सेक, ये आता है फोर्थ स्टेज में, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जब आपको नियमों का पालन इसलिए करना है ताकि समाज में एक ऑर्डर बना रहे, अराजकता ना फैल जाए। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल आपको पता है, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 6th स्टेज में आते हैं, है ना, ये कहां 6th स्टेज में आएंगे। सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, ये आपका अगेन 4th स्टेज ही है। चलिए खैर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स, सिंबल्स को फॉर्म कर पाना और यूज कर पाना किस अवस्था की अकॉम्प्लिशमेंट है, बहुत जल्दी से बता दो इसे। तो सिंबॉलिक स्टेज SPCF, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड अबव। ये हमें सीक्वेंस में इन्होंने SPCF लगा के दे दिया है और अभी हम उस क्वेश्चन में ABCD खेल रहे थे इसी सीक्वेंस के लिए। सिंबॉलिक स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहते हैं। सिंबॉलिक स्टेज यही है, यही चिन्हात्मक अवस्था है, जब चिन्हों के माध्यम से बच्चा सीखेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, बॉल, ये सब क्या है, वो भाषा भी क्या है, सिंबल्स का ही तो एक कोऑर्डिनेशन है ना, सिस्टम ऑफ सिंबल्स है। तो अगर हम देखें, और सिंबल्स और क्या हो सकते हैं, ये सिंबल है, ये कोट सिंबल है डॉक्टर होने का, हैरी पॉटर की झाड़ू लेके उड़ते हुए नजर आ रहे हैं बच्चे, है ना, वो शकलक बुम बुम वाली पेंसिल लेके दुकान से और उसको लग रहा है वो सच में निकल आएगा समोसा बाहर, वो सिंबल है एक। तो सिंबल सिर्फ 2 से 7 वर्ष में बच्चा सीखता है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22वां सवाल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 फैक्टर्स हैं, 4 स्टेजेस भी हैं और 4 फैक्टर्स अलग हैं, स्टेजेस अलग हैं। फैक्टर्स क्या है, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। फैक्टर्स डिफरेंट है, ये क्या है, स्टेजेस हैं, हम इन्हीं को फैक्टर मान लेते हैं अगर हमने ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक जगह से नहीं पढ़ा, है ना। ये है स्टेजेस। और फैक्टर्स क्या है भाई, 4 बताया हुआ है, ये तो यूट्यूब पे भी बहुत पुरानी वीडियो मिल जाएगा आपको। फैक्टर्स क्या है, MESE यानी मैचुरेशन, जिसको आप बायोलॉजी या हेरिडिटी कह लीजिए, मैचुरेशन यानी परिपक्वता पहला फैक्टर। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस होना आपके दिमाग में और दुनिया में जो है दोनों के बीच में। सोशल एस्पेक्ट या सोशल इंटरेक्शन, और ये आता है आपका एक्सपीरियंस यानी जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, कि बच्चा एक्टिविटी के थ्रू, सोशल एक्सपीरियंस के थ्रू, और क्या है इक्विलिब्रियम दिमाग में बैलेंस बना करके, और मैचुरेशन के थ्रू, इन 4 फैक्टर्स से सीखता है। कंडीशनिंग इसमें नहीं है, लैंग्वेज इसमें नहीं है, इन 4 फैक्टर्स में रीइंफोर्समेंट नहीं है। एक्टिविटी है, जो एक्सपीरियंस लिखा है इसी का दूसरा नाम एक्टिविटी होता है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जो आप दुनिया में अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव कर रहे होंगे तो एक्टिविटी भी तो कर रहे होंगे, सेम ही बात है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निशा पे एक क्वेश्चन है, ये अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रही है। निशा एंश्योर्स टू फिनिश given homework to avoid the shame that she may be subjected to by her teacher for not doing homework. As per Lawrence Kohlberg's theory of moral development, this represents reasoning at dash stage. भाई निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ना। गृह कार्य मतलब घर का कार्य, ग्रह कार्य नहीं, वो प्लेनेट वाला हो जाएगा, है ना। ये ऋषि होता है, ऋषि जो हम पढ़ते थे ना, र से ऋषि, ये तो ये ग्रह नहीं है, वो ग्रह जो है वो प्लेनेट वाला ग्रह हो जाएगा, है ना। तो निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना, ये हमारे टीचर्स को धन्यवाद, उन्होंने हमें पढ़ाया, है ना। देखिए, तो गृह कार्य की अगर हम बात करें, होमवर्क पूरा करती है, क्यों करती है, ताकि अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा ना किया जाए। यार देखो निशा को, कितनी गंदी बच्ची है, अपना होमवर्क भी नहीं करती है, देखो निशा को कितनी गंदी बच्ची है, मम्मी को परेशान करती है। यही सब होता है ना स्कूल में, घर वाले सुबह से शाम तक कहते हैं आपको इस एज में कि बेटा काम कर ले, मैं तेरी टीचर को बताऊंगी तूने ऐसे किया। अब बच्चा टीचर खा थोड़ी जाएगी, उसको पता है, लेकिन शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी। आजकल तो मारना पीटना भी अलाउड नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज है जहां पे वो शेम से बचने के लिए, तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज ही है क्या, बताओ। प्री कन्वेंशनल है, नहीं होगी प्री कन्वेंशनल। क्यों, क्योंकि यहां डांट थोड़ी पड़ रही है, ये कन्वेंशनल स्टेज है। गुड बॉय नाइस गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल, पनिशमेंट से थोड़ी बचना है। पनिशमेंट का डर तो दिखाया ही नहीं, यहां शेम का, यानी अच्छी लड़की नहीं रहोगी क्लास में, ठीक है निशा, पोल लगा दिया अगर नहीं तो सही से। देखो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, उमेद डज नॉट ईट द चॉकलेट्स हिज फादर हैज गॉट फॉर गेस, थिंकिंग ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ ही वुड गेट कॉट
अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थियरी उमेद इज एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी उमेद एक बच्चा है जो मेहमानों के लिए लाई गई चॉकलेट्स नहीं खाता है, क्योंकि उसको ये डर है अगर पिताजी ने पकड़ लिया ना चॉकलेट खाते हुए या उन्हें पता लग गया तो बेटा धुनाई बहुत अच्छे से होगी। यानी पनिशमेंट का डर है, पकड़ा जाएगा इस बात का डर है, शर्म का डर नहीं है, पकड़े जाने का डर है। इसका मतलब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है पहली स्टेज। तो अंतर समझ आ गया दोनों क्वेश्चन में। उसको अच्छा लड़का नहीं कहेंगे पिताजी, इस बात पे उसे चिंता नहीं है अच्छे बुरे बनने की, उसको चिंता है कि धुनाई ना हो जाए बस। ठीक, तो ये है सजा और आज्ञाकारिता पहली स्टेज, पहला लेवल, प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 24 जनवरी 2023, मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 1। A child reasons that if the laws are not meeting the needs of the people, they can be changed through mutual agreement and democratic procedures. Which stage of Kohlberg's moral development does this child come under? यानी एक बच्चा ये तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा, लोगों के भले के लिए नहीं है, यदि कोई कानून अभी जैसे वो 3 तलाक की व्यवस्था हटाई गई या फिर और क्या मुझे याद आ रहा है वो जो JNK का जो बाइफर्केशन हुआ वो एक प्रोसेस है, या फिर 377 आई थिंक हटा था जो होमोसेक्सुअलिटी वाला आर्टिकल है। भाई इतना ही मैं याद कर पा रही हूँ, मेरा GS वाला पार्ट उतना इस पे मेरा काम ज्यादा नहीं होता है, बट जितना मैं अभी रिसेंटली याद कर पा रही हूँ कि जो चीजें हुई हैं, यानी समाज में नियम बदलते रहते हैं, लॉज में हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करते हैं आर्टिकल्स में, है ना। तो अमेंडमेंट करने की जब बात हो रही है कि नियमों को बदला जा सकता है यदि वो समाज के भले के काम नहीं कर रहे, भलाई के लिए काम ना कर रहे हो यदि नियम, तो उनको परिवर्तित किया जा सकता है। ये 5वीं स्टेज है। 5वीं स्टेज कहां आएगी? 5वीं स्टेज आएगी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में, जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यदि समाज में कोई चीज भला नहीं कर रही तो उसको परिवर्तित कर दो। नियम किसके लिए? समाज के लिए बने हैं लॉज, अगर वो उसी की भलाई नहीं कर रहे तो चेंज करो। तो ये ए ऑप्शन में आएगा, सिंपल बात, पोस्ट कन्वेंशनल। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? असर्शन, एक असर्शन है और दूसरा इसका रीजन है। अब मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे's थियरी इज द कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। यानी जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। इस पे उनकी आलोचना कैसे हो सकती है? तो अच्छी बात है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, तो ये तो बात ही गलत हो गई। चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन, बच्चे पैसिव हो ही नहीं सकते पियाजे के अनुसार, तो दोनों ही बातें गलत हैं। तो बच्चे कहां से पैसिव हो जाएंगे? बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुंदर सरल सस्ता टिकाऊ जवाब। क्यों डर जाते हो ऐसे क्वेश्चन देख के? क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? कौन सा युग्म जो है वो सही से मैच्ड है? सेंसरी मोटर पीरियड में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक आता है, लॉजिक आता है 7 से 11 वर्ष में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इन्होंने कह दिया सेंसरी में आ गया, जन्म से 2 वर्ष में ही, पैदा होते ही लॉजिक दे दो बच्चे को, जी ना पाए बेचारा। प्री ऑपरेशनल 2 से 7, रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन, भैया डिसेंट्रेशन 7 से 11 में आता है ना, सेंट्रेशन की दिक्कत है यहाँ। तो एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट तो प्रॉब्लम थी ना प्री ऑपरेशनल की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी, बहुत लेट आई है फिर तो। एनिमिस्टिक थिंकिंग भी सजीव बात, तो लॉजिक कहाँ रुकेगा फिर। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन आता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको अमूर्त चिंतन कहते हैं कि आप देश की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के बारे में जान रहे हैं, आप GDP के बारे में जान रहे हैं, आपके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग आ रही है, जो चीजें सामने नहीं है उन पर भी आप विचार कर पा रहे हैं, ये है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरी थिंकिंग है कॉन्क्रीट यानी लॉजिक वाली थिंकिंग, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है, मूर्त चीजों के बारे में। जैसे ये पेन आपके सामने है तो आप इसके बारे में सोच पाएंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 28 आपके चॉम्स्की। अब कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं 3-4। द इनेट लैंग्वेज थियरी बाय नॉम चॉम्स्की वॉज डिवाइज्ड ऑन द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड डैश LAD। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। तो LAD जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ना। हम कई बार आसान क्वेश्चंस में भी गलती कर देते हैं। तो किसके बेसिस पे बनाया गया? नॉम चॉम्स्की द्वारा, जो इनका भाषा का सिद्धांत है जिसको अधिकरण उपकरण हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को, एंड यूनिवर्सल ग्रामर, UG जिसको हम कहते हैं, अंडर ग्रेड नहीं, UG मतलब यूनिवर्सल ग्रामर। रीइंफोर्समेंट की बात, पेरेंटल लैंग्वेज इनपुट कॉग्निशन नहीं। उन्होंने कहा सार्वभौमिक व्याकरण और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर इनेट यानी आंतरिक क्षमता है, इसलिए इनको नेटिविस्ट भी कह देते हैं। आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं जिस माहौल में होंगे। और ये LAD जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे ब्रेन में कहीं है ना, और वो ज्यादा एक्टिव रहता है एडोलेसेंस से पहले तक। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, चाइल्डहुड के बाद वो वीक होता जाएगा। इसलिए आप देखते हैं छोटे बच्चे जल्दी भाषा ग्रहण कर लेते हैं, बड़ों को नई लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होती है। तो यूनिवर्सल ग्रामर क्या है कि दुनिया की सभी भाषाओं में एक व्याकरण कॉमन है, जो स्ट्रक्चर हम फटाक से हमारा ब्रेन एक्वायर कर लेता है। और एक चीज होती है जनरेटिव ग्रामर, यानी हम नए रूल्स या नए चीजें भी
इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, नए नए शब्द बना लेते हैं हम, उसको जनरेटिव ग्रामर कहते हैं कि हम जनरेट कर सकते हैं यूनिवर्सल ग्रामर के माध्यम से। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच साइकोलॉजिस्ट गेव द थियोरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये तो आप आंख बंद करके बता देंगे, LAD, जो कहां होगा ब्रेन के लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में? भाई राइट साइड में होगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है। लॉजिक से संबंधित जितनी भी चीजें, चाहे वो मैथ्स हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो, वो सब लेफ्ट साइड में होगा ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में, और राइट में होगी क्रिएटिविटी से संबंधित चीजें, ठीक है ना। तो आप तबला बजा रहे हैं तो राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, जब आप लैंग्वेज से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। तो लेफ्ट ब्रेन में कहीं LAD होता होगा, अगर होता होगा, वैसे तो ये अज्यूम्ड चीज है, आपको ब्रेन खोल के मिलेगा नहीं कहीं, लेकिन ऐसा चॉम्स्की ने माना है कि ये होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चॉम्स्की। आगे बढ़े, अगर यूनिवर्सल ग्रामर UG पूछ ले, है ना, जनरेटिव ग्रामर पूछ ले, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। तीनों में बात किसने की है? चॉम्स्की ने ही की है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इट डज नॉट मैटर इफ द चाइल्ड लिव्स इन केरला और मणिपुर। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा केरला में रहता है कि मणिपुर में रहता है, ही विल सर्टेनली एक्वायर लैंग्वेज वेयर एवर द एनवायरमेंट ही गेट्स। उसको जहां मौका मिलेगा, जैसा एनवायरमेंट मिलेगा, वो भाषा सीख जाएगा। बच्चा है ना, बताया था अभी, जब तक चाइल्डहुड है तब तक आसानी से भाषा सीखने की क्षमता है बच्चे में, है ना। पोल गलत आ रहा है, निशा नशे कर रही हो, फोन में लग रही हो, जिंदगी में तुम्हारी कोई है नहीं, पता नहीं कहाँ फोन में लगी रहती हो, है? सही आ रहा है, निशा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया क्या? सारी दुनिया की पढ़ाई करने का समय तुमको यही लगता है? रिसर्च भी कर लो, एक काम करो, PhD में एनरोल भी यहीं बैठे बैठे कर लो जब पोल लगा रही हो। देखो एक बार, अगर हम बात करें, है ना, निशा के दो मूड हैं, या तो ये बिल्कुल पूरी क्लास में डिस्टर्ब करती है मेरे को लगातार, बीच बीच में कुछ कुछ बोलती रहेगी, मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है, क्योंकि आप एक फ्लो में होते हो, है ना, आपको लगता है फिर मैं इनको कुछ कह रही हूँ। या फिर दूसरा एकदम एक्सट्रीम्स पे है निशा, या तो एकदम इतनी चहल पहल क्लास में कि क्लास ही ना लेने दे। दूसरा एक्सट्रीम है निशा का, बिल्कुल ऐसे शांत होकर बैठ जाएगी, मेरे कान तक आवाज नहीं आ पा रही है, इतने धीरे बोल रही है। खैर कोई नहीं, चलता है, आ जाइए। देखिए 70% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, देखिए समझते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा केरल में रहता है या मणिपुर में, उसे जहां भी माहौल मिलेगा वह भाषा सीख जाएगा, जहां भी उसको, जो भी उसको आसपास सुन रहा होगा। ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से होता है, क्योंकि ह्यूमंस की बात हो रही है, यानी मानवों की बात हो रही है कि हम में भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है, यानी हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं नेचुरली, जैसे आपने अपनी मदर टंग को किया होगा अपने एनवायरमेंट से, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत उसके लिए नहीं पड़ी। तो सोशल लैंग्वेज ये सब यहाँ बनता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है एक, जो बहुत बार पूछा जा चुका है हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में भी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये कहता है हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज। BF स्किनर, एल्बर्ट बेंड्यूरा, कर्ट लेविन या टॉलमैन। देखिए ये लोग आपके काम के नहीं है, ना तो कर्ट लेविन आपके यहाँ आते, ना टॉलमैन आते, ये आपके D++ वगैरह में हम पढ़ते हैं इनको, ठीक है ना। टॉलमैन की जो है आपकी साइन लर्निंग है, कर्ट लेविन फील्ड थियरी बताते हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा की अगर मैं बात करूं तो इमिटेशन तक ठीक था, लेकिन इनके लिए एक और क्वेश्चन आता है मॉडलिंग वाला, कि आप देख करके स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें AR PR 4 स्टेप्स होते हैं। इस पे चर्चा कभी और करेंगे, ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पर कराई हुई है इनकी थियरी। इमिटेशन की बात भी बेंड्यूरा करते हैं, लेकिन इमिटेशन, स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। बच्चे ने नकल करके, तुतला करके कुछ बोला, आपने कहा अरे वाह मेरा बच्चा, फिर से बोलियो, फिर से बोलियो। उसने फिर से बोला मम्मा, तुतला करके, आपने कहा शाबाश। अब इस उद्दीपक से जब आप कह रहे हो शाबाश, इस रीइंफोर्समेंट से वेरी गुड शाबाश, स्टिमुलाई क्या था? जो उसने तुतला करके बोला, उद्दीपक, वो भाषा सीख जाएगा, बेहतर सीखेगा, अगली बार और बेहतर बोलेगा, शिनचैन से कॉपी करके बोलेगा। रीइंफोर्समेंट नहीं मिला तो नहीं बोलेगा अगली बार से। तो ये BF स्किनर का थॉट है। और सीटेट में तो इवन एल्बर्ट बेंड्यूरा के नाम पे इमिटेशन वाला नहीं आता, वैसे इन्होंने इमिटेशन की बात की है बेंड्यूरा ने, लेकिन जब इमिटेशन से लैंग्वेज सीखने की बात होगी तो 99.9% सीटेट में आंसर जो है आपका वो BF स्किनर होगा, यदि हम भाषा सीखने की बात कर रहे हैं नकल करके। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करके सीखना, ठीक है जी। चलिए फिर आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। और ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, किसी फेक चैनल फेक वेबसाइट से प्लीज मत जुड़िएगा। लेट्स लर्न स्क्वाड यहाँ आप सर्च कर लेंगे, D+ भी बात कल करेंगे। आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए, डरिए मत, जिनका एग्जाम है, जो जो हो रहा है इतने पेपर तक वो पढ़ते जाइए, चैनल पे भी बैच में भी जो नोट्स आपको फ्री दिए हुए हैं उनको पढ़ते जाइए, है ना। 28 आउट ऑफ 31, 19 आउट ऑफ 31, 31 आउट ऑफ 31 नहीं 24 आउट ऑफ 31, आयुषी विभू कह रही हैं, रूही यादव 26 आउट ऑफ 31, तनिष्ठा मौसम 25 आउट ऑफ 31। गुड नाइट जी, गुड नाइट। चलिए फिर कल मिलते हैं 9 बजे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
कोई और बात हो कमेंट्स में बता देना, कितना स्कोर आया वो भी बता देना। टाटा बाय।